सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस सूरज, फर्स्ट ईयर यूजी स्टूडेंट फ्रॉम एनआईटी कैलीकट। और यार, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज। इस सीरीज़ में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ 11th-12th कंप्लीट फिजिक्स अलॉन्ग विद एचसी वर्मा। तो यार, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स इन फिजिक्स के कंप्लीट 11th और 12th में कंप्लीट फिजिक्स में यार काफ़ी जगह मैथमेटिक्स का यूज़ होने वाला है। कुछ टॉपिक्स है मैथ्स के जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, पहले उनके बारे में समझेंगे और उसके बाद अपन काइनेमेटिक्स, लीनियर मोशन वगैरह पे चलेंगे। पहली चीज़ यार, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अपने को इस फिज़िक्स में सीखनी है। पहली तो यार वेक्टर्स, जो मैथ्स की चीज़ें और फिज़िक्स में काम आती है। और सेकंड चीज़ यार कैलकुलस। कैलकुलस में अ, दो टाइप दो पार्ट्स हैं इसके। एक तो है डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकंड यार इंटीग्रल कैलकुलस। बात समझ आ रही है? तो यार, ये दोनों चीज़ें अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। और थर्ड चीज़ है वेक्टर। तो पहले वेक्टर्स पढ़ लेते हैं। इस वीडियो में यार वेक्टर्स की बात करेंगे, कैलकुलस पे एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। तो पहली बात करते हैं यार वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे वेक्टर स्केलर और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कैलकुलस के बारे में। तो सबसे पहले, अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करूँ, जितनी भी अपने पास यार फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, वो या तो वेक्टर्स होंगी या स्केलर्स होगी। एक थर्ड टाइप की क्वांटिटी भी होती है जिसे बोलते हैं टेंसर। ऑल्दो वो अपने कोर्स में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा अपन इसके बारे में बता देंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ यार जितनी भी होती हैं, जैसे आपकी वेलोसिटी हो गई, एक्सेलेरेशन हो गया, राइट, और आपकी मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, जितनी भी यार ये क्वांटिटीज़ होती है, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। और इनको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में डिवाइड किया गया है। वॉल्यूम, राइट। वेक्टर्स वो होती हैं यार जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफाइन होता है। ये सब अपन पढ़ रखे हैं तो थोड़ा फास्ट चल सकते हैं अपन, 9th में भी पढ़ते हैं। डायरेक्शन और स्केलर वो होती है यार जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है। बात समझ पा रहे हो? तो जैसे यार वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इन सब में यार डायरेक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। तो दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में अपन पूरा डिटेल इस पर पूरी पीएचडी करेंगे। और ये मास, डेंसिटी, वॉल्यूम है यार। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 4 kg राइस ला रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो दैट इज़ यूजलेस थिंग। बट अगर मैं बोलूँ मैं 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो यार ये लॉजिक वाली बात है। बट यार अगर बोलो 4 kg राइस इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो ये लॉजिकलेस बात है। तो डेफिनेटली बात है कि अपन स्केलर क्वांटिटीज़ जितनी भी होती है, लाइक मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, इनकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। जबकि अगर मुझे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सबको डिफाइन करना है, तो यार उसके साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी है। बात समझ पा रहे हो? ग्रेट। अब अगर यार मैं बात करूँ सिंपल वेक्टर्स के बारे में, तो वेक्टर्स एक्चुअल में एक है कुछ नहीं, मैं ये तो हो गई वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर एक्चुअल में क्या है? मैथ्स की नज़र में वेक्टर एक्चुअली क्या है? वेक्टर यार एक एरो है, सिंपल सा 3D में घूमता हुआ एरो, जो यार दो चीज़ डिफाइन करता है, एक तो डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। जैसे यार मैंने कोई लाइन खींची, ये एक एरो मैंने बनाया, तो ये एरो वेक्टर को शो कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन तो यार डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी शो कर रही है। और इस एरो की जो लेंथ है, दैट शोज मैग्नीट्यूड ऑफ द दैट वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ पा रहे हो? जैसे आपने कभी देखा होगा, जितने भी आपने फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करें, 9th में आपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कार है, जब भी आप बोलते हो कि 40 मीटर पर सेकेंड से चलते हो, तो आप कैसे शो करते हो? 40 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने ये लिखा तो ये एरो भी इसके साथ बनाया, क्यों? ये क्या एरो क्या शो कर, मैं एरो ऐसे बना सकता था, मैं एरो ऐसे बना सकता, मैंने ऐसे ही क्यों बनाया? बिकॉज ये एरो शो कर रहा है कि यार 40 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में कार जा रही है। बात समझ पा रहे हो? तो 40 मीटर पर सेकेंड से यार इस डायरेक्शन में कार जा रही है, तो ये एरो शो कर रहा है, पहली बात तो डायरेक्शन। और दूसरी बात, ये एरो की जो लेंथ होती है वो एक्चुअल में 40 मीटर पर सेकेंड शो करती है। लाइक इस एरो की जो लेंथ होगी वो 40 यूनिट्स होगी। यूनिट कैन बी एनीथिंग। बात समझ पा रहे हो? तो यार वेक्टर एक्चुअल में एक एरो है जिसकी लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है, जिसका एरो डायरेक्शन बताता है। दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर।
ये कुछ बेसिक बातें यार वेक्टर्स के बारे में जो अपने को पता होनी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, दोबारा सुन लो। वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफाइन करने के लिए, जिन दोनों जरूरत होती है डिफाइन करने के लिए। स्केलर वो होती हैं यार जिनमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है डिफाइन करने के लिए। इन मैथ्स टर्म जितने भी अपन सॉल्व करेंगे, मतलब जितने भी वेक्टर्स के बारे में अपन पूरी फिजिक्स में सॉल्व करने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ दैट मैं कहूँ कि वेक्टर एक यार छोटी सी एरो होता है, 3D में घूमता हुआ एरो, जिसकी लेंथ जो होती है मैग्नीट्यूड डिफाइन करती है, जिसकी एरो जो होता है वो डायरेक्शन डिफाइन करता है, और दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर। ग्रेट। अब कुछ और बातें करते हैं यार। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो ये कोई पाइप है अपना, बात समझ पा रहे हो। इसके अंदर यार एक बॉल है, और बॉल मैंने कहा इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। इन सब के बारे में यार आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी। और मैंने कहा कि या आप इस समझो ये 3 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, राइट। और ये पाइप जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। बात समझ पा रहे हो। 3 मीटर पर सेकेंड से बॉल पाइप के अंदर मूव कर रही है, और पाइप खुद भी 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद यार बॉल तो चल जाएगी इधर कितनी, 3 मीटर, और जो अपना पाइप है वो चल जाएगा इधर कितना, 4 मीटर। ग्रेट। तो कुछ टाइम बाद कंडीशन यार कुछ इस टाइप की होगी कि ये जो डिस्टेंस होने वाली है वो होने वाली 3 मीटर, और यार ये जो डिस्टेंस होने वाली है वो होने वाली है 4 मीटर। बात समझ पा रहे हो। तो अब अगर मैं बोलूं कि ज़मीन पर खड़ा हुआ कोई आदमी अगर इस बॉल को देख रहा है, तो क्या देखता है कि बॉल इस डायरेक्ट ऐसे जा रही है, लाइक दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर मैं बात करूँ तो दिस इज 5। तो ये ज़मीन पे खड़ा हुआ आदमी क्या बोलेगा इस बॉल के लिए कि यार ये बॉल जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से गई है, लाइक इसने 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस चली है। वो 5 मीटर डिस्टेंस कहाँ से आई, लाइक बॉल तो 3 मीटर पर सेकेंड चल रही थी ना। जमीन पे खड़े हुए आदमी ने ये क्यों बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड ही चल रही है, क्योंकि यार 3 मीटर पर सेकेंड तो बॉल की खुद की स्पीड है, 4 मीटर पर सेकेंड से पाइप की वजह से मिली है। तो अगर मैं बात करूँ 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये बॉल की खुद की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ग्रेट। और एक स्पीड उसे ऊपर की तरफ मिली है किसकी वजह से, पाइप की वजह से, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो नेट स्पीड यार ये है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी कैलकुलेशन। ग्रेट। तो यार इस चीज़ में ना आप ऐसा समझो कि इस बॉल को दो वेलोसिटीज़ मिली हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। जब मैंने इन दोनों को जोड़ना चाहा, लाइक बॉल की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी चाहिए, तो ये मिली। इससे क्या समझ आता है कि यार दो वेक्टर को अगर मुझे रिजल्टेंट करना है, दो वेक्टर अगर मुझे दिए हुए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो वेक्टर अगर मुझे दिए हुए, इन दोनों को रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है, तो यार मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ लूँ, और इस ट्रायंगल के लिए यार ये जो साइड है, इस साइड को अगर मैं किसी तरह निकाल पाऊँ, तो मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मिल जाएगा। सेम केस अगर मैं बोलूँ कि पाइप 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर ना चल के ऐसे चल रहा होता, तो कंडीशन कुछ ये होती कि बॉल 3 मीटर इस डायरेक्शन में जाती, और पाइप मान लो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो ये डिस्टेंस हो जाती कितनी, 4 मीटर। तो अब ज़मीन पर खड़ा हुआ आदमी क्या बोलता कि भैया ये वाली जो डिस्टेंस है ना, मान लो x, तो बॉल x मीटर पर सेकेंड से जा रही थी। बात समझ पा रहे हो। तो किसी तरह अगर मुझे दो वेक्टर दिए हुए, अगर मुझे दो वेक्टर दिए हुए, तो मैं इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकता हूँ, ट्रायंगल की ये वाली साइड लेके। बात समझ पा रहे हो। दो वेक्टर अगर मुझे ऐसे दे रखे हैं, और उन दोनों का रिजल्टेंट कैसा निकाला जाता है कि दोनों को मैं ऐसे जोड़ लूँ, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और तीसरी साइड निकाल लूँ किसी तरह। अगर मैं तीसरी साइड निकालने में कामयाब होता हूँ, तो दिस वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स।
ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के यार रिजल्टेंट निकालने के इस तरीकों को कहते हैं ट्रायंगल रूल। यार सिंपल से यही है ट्रायंगल रूल, और ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। बट आप समझे यार रिजल्टेंट निकालने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि यार बॉल के पास दो वेलोसिटी थी, एक तो ये, दूसरी पाइप की वजह से। लेकिन बॉल एक्चुअल में गई किधर, इधर 5 मीटर पर सेकंड से। वो क्यों गई, क्योंकि वो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट उसे मिला है। बात समझ पा रहे हो? तो यार ये सिंपल सा ट्रायंगल रूल था। इसके बारे में आगे वेक्टर के रिजल्टेंट के बारे में भी आगे बात करेंगे। कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ यहाँ पे अपन ने दी हुई है, जैसे फोर्स हो गया। फोर्स में डायरेक्शन पता लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे बॉल आप देख रहे हैं, बॉल में ये आदमी इधर से धक्का लगा रहा है, तो ये मान लो इधर से धक्का लगा रहा है, ये आदमी नहीं है, तो बॉल इधर जाएगी। अगर ये आदमी नहीं है और ये आदमी इधर से धक्का लगा रहा है, तो बॉल इधर जाएगी। बात समझ पा रहे हो? तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। लीनियर मोमेंटम हो गया। लीनियर मोमेंटम में P इक्वल टू एम वी होता है। वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एक्चुअल में ये डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों डिफाइन कर रही है। तो अगर वेलोसिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफाइन कर रही है, तो इसके साथ मोमेंटम भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफाइन कर रहा होगा। ग्रेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन डायरेक्शन बताती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगेन डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। तो अगेन इसे डिफाइन करने के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत है। दैट्स वाई दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेट। तो ये भी अपन आगे बात करेंगे। एक एक्सेप्शन है यार, अब तक अपन ने पढ़ा जैसे जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, वो अपनी होती है वेक्टर, राइट। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होती है स्केलर। बट इसमें यार एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि करंट जो होता है, करंट में डायरेक्शन भी होती है। अगर मैं बात करूँ कुछ इस टाइप की वायर अपनी, तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देन ऐसे जा रहा है। मान लो ये इधर से 10 आ रहा है, इधर 5 जा रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये 5 होगा। कल को अगर मैं बोलूँ कि ये 5 इधर आ रहा है, ये 10 इधर आ रहा है, तो इधर 15 होगा। तो डायरेक्शन चेंज करने पे करंट भी चेंज हो जाता है। तो करंट के लिए डायरेक्शन मैटर करती है। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड तो मैटर करता ही है। बात समझ पा रहे हो? तो करंट के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करता है, तो करंट वेक्टर होना चाहिए। बट दिस इज एक्चुअली स्केलर। स्केलर इसलिए है यार क्योंकि वेक्टर का यार दो रूल तो पहले ये है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने चाहिए। तीसरा रूल वेक्टर का ये भी कहता है कि जब आप दो वेक्टर की मान लो आपने डायरेक्शन डिफाइन की है, जब आप उन्हें जोड़ रहे हो तो उनके बीच का एंगल मैटर करना चाहिए, राइट। जैसे मैंने कहा 3 मीटर पर सेकेंड इधर, 4 मीटर पर सेकेंड इधर, अभी मैंने बताया। तो यार दोनों के बीच का एंगल 90 था, तभी ये 5 मीटर पर सेकेंड हो पाया। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मैटर करता है। बट अगर मैं करंट की बात करूँ तो ये एंगल थीटा कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कल कोई वायर ऐसे दे दी तो क्या करंट चेंज हो जाएगा? ये अब भी 10 रहेगा, इधर अब भी 5 रहेगा, अब भी 15 रहेगा। बात समझ पा रहे हो? तो वायर्स के बीच का एंगल मैटर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स के बीच का एंगल मैटर करता है। तो वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक ये भी रूल है कि इसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है वो भी मैं बताऊंगा। बट आप फिलहाल इतना समझिए कि वेक्टर्स के बीच का एंगल मैटर करना चाहिए अगर वो वेक्टर है तो करंट यार वेक्टर नहीं है तो क्या है? करंट एक तीसरी टाइप की क्वांटिटी होती है जिसे बोलते हैं टेंसर। ऑल्दो कई इसे टेंसर मानने से मना करते हैं, बट टेंसर यार कंप्लीट मैं नहीं कहूँगा कि टेंसर बिल्कुल एक अलग क्वांटिटी होती है। एक वैसे तो इसे आप आगे जाके पढ़ेंगे, बट आपको पता चलेगा कि वेक्टर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेंसर, स्केलर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेंसर। खैर उस पर अपन नहीं जा रहे हैं फिलहाल। तो आप इतना समझिए करंट इज नॉट वेक्टर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए और अगर आपको ऑप्शन में स्केलर दिया हो तो आप स्केलर मारें, और अगर आपको टेंसर दिया हो तो आप टेंसर मारें, राइट। ग्रेट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है? दो वेक्टर कब इक्वल होंगे? मान लो मैंने कहा ये कोई वेक्टर है,
ये किसी दूसरे, मान लो ए वेक्टर अपन ने से माना, ए वेक्टर को ऐसे शो करते हैं, एक अल्फ़ाबेट और साथ में उसके ऊपर एक एरो का साइन। तो ए वेक्टर कोई सा वेक्टर है, ये किसी दूसरे वेक्टर के इक्वल कब होगा? इस वेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर में दो चीज़ें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर तभी तो होगा जब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के बराबर हो। लाइक इसका मैग्नीट्यूड अगर x है तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? x। इसकी अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। तब जाके ये दोनों वेक्टर क्या बोलेंगे अपन? इक्वल बोलेंगे, राइट। अगर मैं बात करूँ मैग्नीट्यूड शो करने का तरीका, तो जैसे ए वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड शो करना है तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये शो करने का तरीका है। तो दो वेक्टर का अगर मैं कहूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में बराबर हैं, इसका मतलब पहली बात तो दोनों की डायरेक्शन बराबर है और दूसरी बात दोनों का क्या है? मैग्नीट्यूड बराबर है। बात समझ पा रहे हो? ग्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं यार एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये अपनी पूरे 2 साल काम आने वाली है। कंप्लीट फिजिक्स में एडिशन ऑफ वेक्टर काम आने वाला है। एडिशन ऑफ वेक्टर एक तो तरीका मैंने आपको बताया अभी कि जैसे मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर मैं आपको बता देता हूँ। मान लो एक ये वेक्टर है अपने पास, ये है ए वेक्टर, और दूसरा अपने पास वेक्टर है ये बी वेक्टर। तो ध्यान से समझना, एक तो तरीका कि मैं ए वेक्टर को ऐसे लिख लूँ और इसके हेड से दूसरे वेक्टर को जोड़ लूँ ऐसे, जैसे भी हो, मतलब ये बी वेक्टर है तो इन दोनों को आपस में मैंने ऐसे जोड़ लिया। और अगर मैं किसी तरह ट्रायंगल की ये वाली साइड, लाइक ये वेक्टर निकालने में कामयाब हो जाता हूँ, जैसे बॉल वाला एग्जांपल मैंने आपको समझाया, तो ये क्या होगा? रिजल्टेंट। बात समझ पा रहे हो? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? इस ट्रायंगल की तीसरी साइड। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? इस तरीके से जो एडिशन ऑफ वेक्टर निकलता है, लाइक रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकलता है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल रूल। अगर मैं मान लेता हूँ उसे सी वेक्टर, तो रिजल्टेंट सी वेक्टर रिजल्टेंट है, इसे लिखा जाएगा ए प्लस बी, यानी कि ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? सी है। बात समझ पा रहे हो? दूसरी बात यार, अगर ये वेक्टर बी वेक्टर है तो ये स्पेस में कहीं भी घूम सकता है। जैसे मैंने ये बी वेक्टर का, तो इस बी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ भी ला सकता हूँ, बट एग्जैक्ट सेम कंडीशन में। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, उठा के मैं कहीं भी ले सकता हूँ। मैं इसे उठा के यहाँ ले जा सकता हूँ, कोई चेंज नहीं आएगा। बट क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। मैं उसे उठा के यहाँ ले जा सकता हूँ, 3D में मैं इसे कहीं भी ले जा सकता हूँ, राइट। तो रिजल्टेंट की बात कर रहे थे, ए और बी, तीसरी साइड अगर मैं ट्रायंगल की निकाल पाया तो दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। एंड द रूल जिससे मैंने ये सॉल्व किया, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल रूल। अब ये निकालने का क्या तरीका है यार? ये साइड किसी तरह मैं निकाल पाऊँ, तो ये इससे निकालने का क्या तरीका है? आगे समझते हैं। इसे निकालने के लिए यार मैं एक और रूल आपको समझाता हूँ, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम रूल। एट देन आपको पता चलेगा दोनों रूल सेम ही है, कोई चेंज नहीं है दोनों में। रूल क्या है? मैंने भी बोला कि ये अपना ए वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर, तो ये साइड मैंने निकालनी है। अब बात समझना, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा वेक्टर को 3D में कहीं भी घुमा सकता है ना, तो ये बी वेक्टर है, राइट। और इस ए वेक्टर को मैं यहाँ से उठा के इस साइड ले आया, और ये साइड, ये जो सी वेक्टर था, इसे उठा के मैं यहाँ ले आया, सेम। बात समझ पा रहे हो? ये सी वेक्टर, इसे उठा के मैं ये ले आया,
बी वेक्टर को मैंने एज इट इज़ रखा और ए को खिसका के इधर ले आया, यानी कि इस जगह पे। बात समझ पा रहे हो? तो ये अपना ए वेक्टर, ये सी वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट, और ये बी वेक्टर। अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे बी वेक्टर को एक और बी वेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर लूँ एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस, क्योंकि मैंने कहा था उठा के कहीं भी ले सकते हैं, और सिमिलरली एक ए वेक्टर में यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लूँ, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये, तो यार एक पैरेललोग्राम बन गया है। और इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है दैट इज रिजल्टेंट एक्चुअली। बात समझ पा रहे हो? तो जब तक ये पैरेललोग्राम नहीं बना था तब तक ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल थी एंड द रूल इज कॉल्ड ट्रायंगल रूल। अब यार इसे मैंने किसी तरह एडजस्ट करके पैरेललोग्राम में एडजस्ट कर लिया। अब किसी तरह मुझे इसका डायगोनल निकालना है। पहले मुझे किस तरह ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालनी थी, अब मुझे किसी तरह डायगोनल निकालना है। बात समझ पा रहे हो? तो दोनों में है तो दोनों सेम रूल, बट अलग अलग नाम से। इसे बोलते हैं ट्रायंगल रूल, और ये जो रूल है दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब मुझे ये डायगोनल निकालना है, राइट? तो डायगोनल निकालते हैं। अब ध्यान समझना, अब यार वो डायगोनल निकालने की कोशिश करते हैं। ये अपना ए वेक्टर है मान लो, राइट? ये अपना बी वेक्टर है। इन दोनों का अपने को किस तरह रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि इससे जो मैंने जैसे पैरेललोग्राम बनाया था उसका मुझे डायगोनल निकालना है। तो मान लो कि मैंने एग्जैक्टली सेम ए वेक्टर यहाँ ड्रॉ किया और एग्जैक्टली सेम यानी कि पैरेलल एक बी वेक्टर यहाँ से ड्रॉ किया। तो ये डायगोनल मुझे निकालना है। इसे मैं लिख सकता हूँ सी वेक्टर, दैट इज़ एक्चुअली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ए और बी का रिजल्टेंट। यही मुझे निकालना है। यहाँ से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये 90 डिग्री है। मान लो कि ये एंगल अल्फ़ा, ठीक है, और ये एंगल मान लो थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, राइट? अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, मैं एक पॉइंट का नाम देता हूँ ए बी सी डी ई। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं बी ई सी को, इस पूरे ट्रायंगल को देखूं मैं, तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, राइट? तो यार यहाँ से देखो, यहाँ पे बी ई को एक्चुअल में मैं लिख सकता हूँ सी वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट के मॉड का स्क्वायर, जैसे ऐसे लिख लो, सी स्क्वायर लिख लो, सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ई सी को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ई डी प्लस बी सी का होल डी सी का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो? तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई डी को मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर डी सी का स्क्वायर यानी कि बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलके बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं डायगोनल निकालूँ तो डायगोनल आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आप ये समझो कि मैंने ए वेक्टर
और बी वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट निकाला सी वेक्टर, उस सी वेक्टर का जो मॉड आया है वो आया है रूट ऑफ ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये यार रिजल्टेंट है। तो मैंने दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकाला, किसी तरह उसे पैरेललोग्राम के फॉर्म में कनेक्ट किया और उसके बाद मैंने उसका डायगोनल निकाला। तो यार मुझे इस सब मगजमारी की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये अपने को नहीं करना है। अपने को सीधा ये याद रखना है कि जब दो वेक्टर मुझे दिए तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ग्रेट। तो अब यहाँ पे आपको बोलोगे क्या रिजल्टेंट तो निकाल लिया, इसकी डायरेक्शन भी तो निकालनी है। मतलब एक्चुअल में वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ही आएगा ना, तो उसकी मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, डायरेक्शन भी तो निकालनी है। तो एक्चुअल में डायरेक्शन होती क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब फालतू की, आपको ये सारी चीज़ें अब याद नहीं रखनी है। अब यार डायरेक्शन निकालने का काम करते हैं। अब यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन किसी वेक्टर की यार एक्चुअल में डायरेक्शन होती क्या है, डायरेक्शन मतलब एंगल। भाई किस एंगल पे वो है, डायरेक्शन का मतलब वही तो हुआ, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अगर मैं बोलो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे, ईस्ट से कितने एंगल पे है, नॉर्थ से कितना एंगल पे है। तो बेसिकली डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, एंगल। तो अगर मैं ये अल्फ़ा पता चल जाए तो मुझे डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, वही ए वेक्टर से इतने एंगल पे अपना रिजल्टेंट है। तो मुझे एक्चुअल में अल्फ़ा निकालना है। तो अल्फ़ा कैसे निकालूंगा, यहाँ से अगर मैं लिखूँ टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी। बी सी क्या हो गया, बी सी बी साइन थीटा, और ई सी को अगर मैं ई डी प्लस डी सी लिखूँ तो ई डी हो गया ए प्लस डी सी को मैं लिख सकता हूँ बी कॉस थीटा। तो यहाँ से एंगल कितना आ गया, एंगल आ गया टेन इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है। एक तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, और दूसरा उनके बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। ये दो चीज़ें अपने को यहाँ पे याद रखनी है। तो एट देन कंक्लूजन ये निकला यार कि जैसे अपने को दो वेक्टर आपको दिए गए और बोला कि भैया रिजल्टेंट निकालो, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो अपने को कुछ नहीं करना, आपको एक पैलोग्राम टाइप सेट करना है, या आप समझो कि दोनों के टेल को आपस में जोड़ देना है। बात क्लियर। तो आपको पता चल जाएगा रिजल्टेंट कहीं इस साइड आने वाला है। तो अगर रिजल्टेंट इस साइड आने वाला है तो डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकलेगा ए के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। और कल को अगर मुझे एंगल भी निकालना पड़े तो एंगल निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। बात समझ में आ रही है, ग्रेट। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अपने को दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालने का है। नेक्स्ट बात करते हैं यार मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर से। जैसे अपने पास यार कोई वेक्टर अपने को दे रखा है ए वेक्टर, और उसका किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करना है। के कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो यार वेक्टर पे क्या असर पड़ता है, क्या वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे असर पड़ता है या सिर्फ मैग्नीट्यूड पे असर पड़ता है। लेट्स से के इज़ अ पॉजिटिव नंबर, राइट। तो मैं बात करता हूँ जैसे के है, के को अगर मैं इसके साथ मिलाऊँ, लाइक ए के साथ अगर मैं के को मिलाऊँ यानी कि मल्टीप्लाई करूँ, तो इस पर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। जैसे यार के को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, लेट से इसका जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड इन द सेंस लेंथ ऑफ दिस वेक्टर लेट से एक्स थी। बात समझ पा रहे हो। तो ए वेक्टर की जो लेंथ है दैट इज एक्स, और जैसे ही मैंने इसको के के साथ मल्टीप्लाई किया, द लेंथ ऑफ वेक्टर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज वट एवर के डिपेंड्स ऑन के, इसकी जो लेंथ हो जाती है दैट इज के एक्स, यानी कि मैग्नीट्यूड। यानी कि फ़र्क क्या पड़ा, कोई वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड एक्स था, उसको के साथ मल्टीप्लाई करने पे लेंथ के एक्स हो जाती है, यानी कि मैग्नीट्यूड के एक्स हो जाता है। यानी कि किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उसके
मैग्नीट्यूड में kth टाइम इंक्रीमेंट होता है। बात समझ पा रहे हो? ग्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं यार, क्या वेक्टर का जो नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड पे से पड़ता है? तो मैं कहता हूँ नहीं, के का जो है यार उसके डायरेक्शन पे भी असर पड़ सकता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट के इज़। के अगर नेगेटिव होगा कल को, तो अगर जिस दिन के नेगेटिव होगा यार, उस दिन अगर जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, लेट्स से दिस की जो लेंथ थी वो एक्स थी, के माइनस के से मल्टीप्लाई करने पे अगेन इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो के एक्स हो जाएगी, बट माइनस साइन से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेंथ अभी भी क्या रहेगी के एक्स, लेकिन इस माइनस साइन ने क्या किया, डायरेक्शन चेंज करी। तो डिपेंड्स ऑन नंबर, वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे फर्क आ सकता है। अगर जो नंबर है वो पॉजिटिव है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फर्क आएगा, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, के टाइम्स। और अगर नंबर जो है नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे भी फर्क आएगा। राइट, ग्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अपने पास कोई एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में, राइट, तो माइनस ए वेक्टर, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होती है वेक्टर की डायरेक्शन जो हो जाती है वो चेंज हो जाती है। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये वेक्टर कितना है, माइनस ए वेक्टर। बात समझ पा रहे हो? ग्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे ए वेक्टर है, कोई भी यार कोई भी वेक्टर, जैसे मान लो ये कोई अपना ए वेक्टर है, राइट, और दूसरा अपना कोई बी वेक्टर है। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है ए माइनस बी। तो सिंपल सा मेथड है यार, मैंने आपको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर तो बता ही दिया, इसको अपने को कुछ नहीं करना। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर ए वेक्टर ऐसा है तो माइनस ए वेक्टर ऐसा होगा, राइट। इसको ए माइनस बी को मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। मतलब अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का। तो अगर ये ए वेक्टर ऐसा है तो कल को माइनस बी वेक्टर इसका उल्टा होगा, एग्जैक्टली ऐसा। अब वो कहना चाह रहे हैं कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लो। तो सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं यार, है तो रिजल्टेंट ही दो वेक्टर्स का। सब्ट्रैक्शन मतलब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, बस ये जो माइनस है ना, ये एक्चुअल में माइनस इसके साथ है, मतलब माइनस बी एक्चुअल में होगा। मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना मैंने अभी आपको सिखाई दिया। तो सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं यार, है तो एडिशन ही एक्चुअल में, है तो रिजल्टेंट ही, तो ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। जैसे मैंने अभी माइनस के साथ भी किया, जैसे माइनस के को मैंने ए वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल में हो क्या रहा था, वहाँ पे के इंटू माइनस ए वेक्टर हो रहा था। तो माइनस ए वेक्टर से तो ऑलरेडी डायरेक्शन चेंज हो गई, अभी के किस लिए बचा है, के मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए बचा है, तो उसने वो कर दिया। तो जब भी मैं माइनस के से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस साइन डायरेक्शन चेंज करता है और के मैग्नीट्यूड चेंज करता है। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं यार, क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, फिलहाल दो तीन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, मान लो एक्स, उसने कहा कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है एक्स, दूसरा वेक्टर बी है जिसका भी मैग्नीट्यूड है कितना, एक्स। दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं। तो मैंने अभी बताया, मान लो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इस दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने को यहाँ पे बताने का है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था, मैग्नीट्यूड निकालो, सी वेक्टर जो होता है दैट इज ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बात समझ पा रहे हो? तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा 2x² प्लस 2x² कॉस थीटा। 2x² यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो 2x² रूट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यार इसे इधर उधर खेलते रहो उसके साथ, √2x रूट में 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 बाहर गया तो यह हो जाएगा 2x कॉस थीटा बाई 2। बात समझ पा रहे हो? तो सिंपल यार फॉर्मूला निकालना। अब यहाँ पे उसने डायरेक्शन भी पूछे, डायरेक्शन का मतलब मान लो इसकी रिजल्टेंट है, तो एक बेसिकली ये एंगल वो पूछ रहा है। तो टेन अल्फ़ा मैंने आपको पहले ही बताया था, टेन अल्फ़ा कितना होता है, बी साइन थीटा
अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ एक्स साइन थीटा अपॉन एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा टेन अल्फा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, बहुत ज़्यादा हार्ड टफ क्वेश्चन नहीं है। टफ क्वेश्चन इसके अंदर मैं कराऊंगा, एचसीवी सॉल्यूशन इसके अंदर अपन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द वेक्टर। उसमें सिर्फ वो दे रखी थी, एल्जेब्रिक टर्म्स दे रखी थी, इसमें आपको न्यूमेरिक टर्म्स भी दे रखी हैं। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अपने को दो वेक्टर दे रखा है। मान लो एक वेक्टर है 5 यूनिट, दूसरा वेक्टर 60 डिग्री पे, इस पे 5 यूनिट 60 डिग्री पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड सम ऑफ वेक्टर्स, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपने को निकालना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब सी वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने अभी बताया था, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो इससे कैंसिल। 5 इंटू 5 25, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 रूट 75 आंसर। द डिफरेंस ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ वेक्टर मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब समझना, अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये था, तो माइनस बी वेक्टर कुछ ऐसा होने वाला है। बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं इसे बोलूं कि ये आपका -120 डिग्री पे है, और अगर यार आप यहाँ पे -120 डिग्री नहीं लगाना चाहते तो आप प्लस भी ले सकते हैं। माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये डायरेक्शन नीचे थी, बट आप इसे 120 डिग्री लें और अकॉर्डिंग अपने कॉमन सेंस के हिसाब से आप रिजल्टेंट देख लें कि इस डायरेक्शन में आने वाला है, राइट। तो यार आप माइनस या प्लस 120 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया ना, तो माइनस साइन क्या बताता है कि वेक्टर को अब उलट दिया गया है, और जिस जिस टाइम मैंने वेक्टर उल्टाया उस टाइम इन दोनों के बीच का एंगल भी बदल गया, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। बात समझ आ रही है? तो ये दो क्वेश्चन थे यार, सिंपल से क्वेश्चन थे आपको वेक्टर से रिलेटेड। इसके बाद दो टॉपिक और, रिजोल्यूशन वेक्टर और क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद इसके दो पार्ट आने वाले, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस पे, वो भी अपन देखेंगे। और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। इस सीरीज़ में अपन पूरी 11th to 12th फिजिक्स कंप्लीट करने वाला है अलॉन्ग विद एचसीवी सॉल्यूशन। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी अगर डाउट हो तो इंस्टाग्राम हैंडल्स अपन ने नीचे दिए हुए हैं, उस पर आप जाके क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं।